10% लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा पेपर में लिखा आने दो। हमें पता है जहां भी रेट इम्प्लिसिट हो जाता है, चाहे लायबिलिटी एंगल से चाहे एसेट एंगल से। आज मैं लायबिलिटी एंगल से बात कर रहा हूँ क्योंकि रेट में लिखा है ना वो, कई बार इन्वेस्टमेंट पे होगा, वो एसेट एंगल हो जाएगा, जो आज सिखा रहा हूँ उसका उल्टा हो जाएगा, कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन में रफ में जाऊंगा और करूंगा इंटरेस्ट टू बी पेड, कि मुझे 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10,000, बट ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है, इसका मतलब हाउ मच इज पेड, इसका मतलब आई ए मतलब इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कितने, और ये लेना बाकी है देना बाकी, कभी पढ़ी होगी बचपन में थी ना। अब इसके कितने इफेक्ट होंगे, 2। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री बचपन में सीखी नहीं थी, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइक सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे इंटरेस्ट टू बैंक लोन, जो इंटरेस्ट ड्यू होता है पहले आप उसे इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल दो या इंटरेस्ट टू बैंक लोन बोल दो, बात एक ही है। मैंने अपना रफ वर्क सॉल्व कर लिया। नाउ इन P&L आई नो आउट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच इज पेड, बट एक्रूअल बेसिस पे मेरा एक्सपेंस कितना है, इसीलिए तो करते होते थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके बाद बैलेंस शीट बने, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बने, लिखा मैंने 10% लोन, अंदर की बात है 1 लाख, इस लोन पे कितना इंटरेस्ट अभी भी देना बाकी है, वो भी तो मेरी लायबिलिटी है, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो देख लो जो ट्रायल बैलेंस से उठाया उसका सिर्फ जो खुद ढूंढ के निकाला छुपा रुस्तम टाइप, जो छुपा हुआ था which is also called implied adjustment, that will have 2 things। स्कूल में हम एक सबहेडिंग और करते थे करंट लायबिलिटी और फिर लिखते थे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसे साथ ही नहीं बच्चों, वो आप स्कूल में करते थे, स्कूल वाली आंटी से मैं बात नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे अंकल कह रहा है, मतलब लोन के लिए बच्चों एंट्री है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू की एंट्री बचपन से होती आई है, भूल जाते हो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर्स लोन बोलते थे, तो अगर आज इंटरेस्ट ऑन लोन तो बैंक लोन बोलूंगा तो कोई मौत आ जाएगी नहीं, तो इसलिए तो लोन में ऐड करके लिखा है, नाम जरूर आउटस्टैंडिंग लिख दिया है बट एंट्री वाइज इट इज इंटरेस्ट टू लोन, ना कि इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसलिए करंट लायबिलिटी में नहीं करता। वो जो करंट लायबिलिटी में ले जाने वाले की बात कर रहे हो ना, सुनो वो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में था, 12th में था, वो था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटी। सर इसमें तो हमें सबहेडिंग नहीं देना ना, यहाँ कोई नहीं पूछता, यहाँ बिना हेडिंग के वेडिंग बोले तो कोशिश करें। और दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, और ऐसी गंदी गंदी आ जाएंगी, आने दो। एक बेसिक आइडिया मिला कि मुझे पहले सोचना है कि इंटरेस्ट मेरा इस साल का बनता कितना है और मैंने पे कितना किया, ज्यादा पे कर रखा है तो उसे प्रीपेड ट्रीट कर दूंगा, कम पे कर रखा है तो उसे आउटस्टैंडिंग ट्रीट कर दूंगा। लॉक कर दो, कर दो। ओके, एक और पॉइंट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब इम्प्लाइड नहीं, ये पॉइंट बहुत रेयर आता है बट पेपर में जब भी आता है बच्चों की बैठ में जाके जाता है, इसलिए एक बार सिंपल एग्जांपल की फॉर्म में, एक बार बुक में लिख जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। और ये पॉइंट इसलिए करवाता हूँ, कुछ 11th स्टैंडर्ड की टीचर भी करवाती है, मतलब 11th में अगर बच्चों को सिखा दिया जाता है तो कॉलेज में तो बनता है। इफ यू रिमेंबर हमने 11th में तो नहीं किया था कुछ बच्चों ने, बट अब आप लोगों को छोड़ के बाकी सबने हमने कर लिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट, व्हेन प्रीमियम फॉर डेप अकाउंट इज आल्सो मेंटेन्ड, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता था बचपन में,
फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में आते थे तो प्रोविजन फॉर डेट भी बनता था, सेम वही चीज, बट उसको यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट देख लेंगे। दो तरह से पॉइंट आ जाता है बच्चों, जैसे मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी आई मीन एनी टाइप ऑफ टैप फिक्स एसेट। ये मेरा ट्रायल बैलेंस है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी लेट से बन रहा है और यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डेट 40,000। अदिति बंसल नाम याद आ गया। सबसे पहले 11th की डीपीएस सुशांत टोप की लड़की ने पॉइंट पूछा था 6-7 साल पहले। उससे पहले 11th में मैं कभी पढ़ाता नहीं था, उसके बाद से मैं हर साल 11th में भी अभी पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में जरूर पढ़ाता हूँ। लिख लिया, उनके स्कूल में उनकी मैम ने कराया था 11th में। एडिशनल इंफॉर्मेशन केस 1, मतलब ऐसी सिचुएशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन केस 1 कहता है प्रोवाइड depreciation at the rate 10% per annum on original cost। केस 2 मतलब पेपर में दोनों पॉइंट नहीं होंगे, या तो फर्स्ट लैंग्वेज जैसा होगा या सेकंड जैसा होगा, ये चीज कॉमन होगी। लिखा हमने प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum on written down value called book value method called reducing balance। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलते हैं आगे। हमने यहाँ पे लिखा P&L, क्योंकि डेप तो कहाँ जाती है P&L। केस 1 जैसे केस में मैं डेप पता है कितनी लिखूंगा 10,000, सिंपल, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों 1 लाख। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी बता रहा हूँ, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000। केस 2 जैसे केस में मैं डेप्रिसिएशन 10% निकाल दूंगा, और बचपन में सीखा था, मतलब 12th में ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट इज बुक वैल्यू। अब उस पे 10% निकाल दूंगा व्हिच इज 6,000, सिंपल। क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब क्या सीखा था कैश फ्लो के चैप्टर में, भूल गए कोई बात नहीं, अब याद कर लो। फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट इज बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट इज बुक वैल्यू। Original cost minus accumulated debt is book value। सोफा लॉक कर दो, कर दिया। हम काम की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट। बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ना ही मैंने कोई रॉकेट लॉन्चर चलाना है। केस 1 प्लांट एंड मशीनरी था कितना 1, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेट, जिसको आप प्रोविजन फॉर डेट भी बोल देते हो वरुण, उसका निश्चय ओपनिंग बैलेंस कितना था 40। ये तो ओपनिंग बैलेंस है, करंट ईयर में भी तो डेट की है। इन दोनों लोगों को छोड़ के उसका मैं कोई याद नहीं, डेट में था कि नहीं। आप बाकी लोग तो बताओ, क्या मैंने एंट्री में सिखाई थी मतलब डेट टू प्रोविजन? कोई बात नहीं, आप बोल देता हूं व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन प्रोविजन फॉर डेट इज मेंटेन? डेट टू डेट की वजह से P&L में आ गया, और प्रोविजन की वजह से प्रोविजन में ऐड करके माइनस करूंगा ना। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओपनिंग प्लस करंट ईयर की डेट कितनी 10,000, इसका मतलब टोटल डेट कितनी हो गई तेजस 50,000। तो ये एंट्री आपको सीखनी पड़ेगी। आज तक बचपन से करते आए हो डेट टू मशीन, बट 12th में भी किया था और आप दोबारा करोगे कि जब प्रोविजन फॉर डेट अकाउंट मेंटेन होता है, भूल गए मैं याद दिला रहा हूं बस, हमारी जर्नल एंट्री होती है डेट टू प्रोविजन फॉर डेट। तो डेट मतलब P&L में डेबिट, टू प्रोविजन मतलब करंट ईयर डेट, तो टोटल डेट कितना, उसके बाद ही तो आएगा बुक वैल्यू। और यही अगर केस 2 वाला केस है, नेवर माइंड, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डेट ओपनिंग बैलेंस 40 और करंट ईयर का this time 6, as per the second method it is 6, so my total debt becomes 46, so my book value becomes to be shown in the balance sheet as 54। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे ज्यादा नाटक करना नहीं आता। 1 माइनस 40 60 था, 60 में से 10 और गया तो कितना बचा, बस ये प्रेजेंटेशन। 1 माइनस 40 60 तो था ही था, 60 में से 6 और चला गया तो कितना बचा 54। बिकॉज ओपनिंग माइनस ओपनिंग डेट तो करना ही करना था, करंट ईयर का डेट और माइनस करना है, व्हाट्स अ बिग डील, सिंपल।
ना? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो क्या कहते हैं ना, हिंदी पिक्चर का एक गाना है अमिताभ का, आ देखे जरा किसमें कितना है अमिताभ। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ आ गया ना आपको? मुंडी तो सभी लाते हैं, मुंडी डांस की तरह, जैसे वो लुंगी डांस करता है, हम यहाँ मुंडी डांस करते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताना पेपर में वो आ जाता तो आप क्या करते? सब ना? और ये सारे पॉइंट रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, कोई नए नहीं बता रहा होता, all of them has been taught by me for 11th standard also. मतलब तभी से कर रहा था अपने ही स्कूल, डिफरेंट स्कूल कराते हैं तो मुझे बैच में तो कवर करना पड़ता है। हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, अब नहीं होता था ना, इसलिए हमें क्या। एक सेकंड, हेलो बेटा, मैं क्लास में हूँ, आपको पता है ना 9 बजे क्लास फिनिश होती है, कॉल मी आफ्टर 9 प्लीज। पता नहीं हिंदी का हमने लिखा आपके लिए क्वेश्चन और आपसे पूछा बोलो क्या करोगे, गाना मत गाना, बस मिल के अमल करेंगे। ये एग्जाम्पल है, पेपर में है सर, एडिशनल वो है हरियाणवी में क्या कहते हैं, जो है यो है, इब क्या करेगा बताते हैं। While making trading P&L and balance sheet, how you gonna deal with them? Just think over it. I'll ask anyone of you. I'll start with Ridhima. So why me? इतनी अच्छी राइटिंग में तो कार्ड लिख के लाइए, तो फर्स्ट तो तेरे को आना पड़ेगा। ओके, एक मिनट है आपके पास रेडी। सोच लिया बता दे। मैंने बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी माइनस प्रोविजन फॉर डेप्ट करा कितना? 1 लाख माइनस 40,000 बस। हाँ, और पीएनएल में डेप्ट 10,000 रिकॉर्ड करा। तो डेप्ट का दूसरा फैक्ट कहाँ है? ये तो ट्रायल बैलेंस है ना। थैंक यू वेरी मच, बस यही कैच था इस क्वेश्चन में। एंड वो कहते हैं ना मैचेस में, कैचेस व्हेन मैचेस, हमारा एग्जाम हमारा मैच है। शी इज राइट, हम जल्दी में क्या होता है, हम डेप्ट को फिर माइनस कर देते हैं बैलेंस शीट से। व्हाई दिस टाइम डेप्ट ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब डेप्ट टू प्रोविजन एंट्री ऑलरेडी पास। ये जो प्रोविजन है वो ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग प्रोविजन है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और तुक्का भाई बोलो डेप्ट ट्रायल बैलेंस में एंटुला डाल तो दिया, जान लेगा बच्चे, ये आ गया ठीक। और बैलेंस शीट के लिए तो बस यही बचेगा एसेट साइड। ऑल अबाउट मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स जो इस चैप्टर में मेरे को बच्चों के साथ करते हैं, वो मैंने इनडायरेक्टली कवर अप करने की कोशिश की। कि बड़े सारे फालतू के शुरू में टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो नहीं करूँगा फिर, सीधा वो क्वेश्चन करूँगा जो एग्जाम फोकस है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी और आगे रखे। एक छोटा सा नोट और लिख लो, इस बार मैं भूल गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो, मतलब वो पॉइंट और लिख लो, मैं भूल गया। ये बड़ी बड़ी यूज आता है और मैं भूल गया बताना, मुझे हो जाता है कभी कभी, जब बुक खोली तो मुझे याद आ गया। I owe you 10,000, you owe me 25,000। तो क्या मैं गधे की तरह पहले 10 दूं फिर 25 दूं? जब तक कुछ भी नहीं हुआ तो क्या मैं अपनी बैलेंस शीट में से कहने से मैं अपने क्रेडिटर्स कम कर दूंगा 10 से और उधर से डेटर भी कम कर दूंगा 10 से। दिस इज कॉल्ड कैंसिलिंग द कॉमन डेट। लाइक यू आर माय डेटर एज वेल एज क्रेडिटर।
I've sold the goods to you as well as purchased the goods from you. So for the goods sold to you, you become my debtor, and for the goods purchased from you, you become my creditor. So payment तो let off करके की जाती है ना. So for the transaction which is mutually common between the buying and selling called debtor and creditor, cancel कर दो ना उस amount के लिए आप मेरी debtor हो ना ही आप creditor हो. So can we call it as eliminate common debt? ये वैसे तो indirectly मैं cover कर देता, but याद रखना जरूरी है. Eliminate common debt और bracket में लिखना whichever is lower. इसका रीजन बाद में बताऊंगा क्वेश्चन के साथ. एक छोटा सा पॉइंट लिख के रखो बच्चों, मैं भूल जाता हूँ. Eliminate common debt whichever is lower. Sir, so that if an asset is used to pay off a liability. Sorry? If an asset is used to pay off a liability, तो उसमें एंट्री दिखाना होता है कैश कर दो. Assets used to pay off a liability आप कह रहे हो. यहाँ पे मैंने बात की she is my debtor as well as she is my BR as well as BP. That is common debt with the same person. ये नहीं कि मैं उसको liability थी उसको पे करने के लिए मैंने कोई मशीनरी दे दी है. I'm saying I'm having a trade with her, not only of buying but also of selling. कुछ चीजें मैं बेचता हूँ, कुछ चीजें ये बेचती है, कुछ की मुझे इसकी जरूरत है, कुछ की इसको मुझे जरूरत है. So we both are each other's debtor as well as. So for the settlement purpose we first have to eliminate common debt. कि मैंने बैलेंस शीट में एसेट दिखाया 15 लाख, लायबिलिटी दिखाई 10 लाख, तो सीधा एसेट दिखा दो कितना, क्योंकि 15 में 10 प्लस 5 और इधर 10, अगर वो दोनों ये मैडम है तो उस 10 को क्या कर दो, काटा. दिस इज कॉल्ड कैंसलिंग. This is called cancelling common debt. That is what I meant by eliminate the effect of common debt. So far, okay. Let's do one question. छोटा सा illustration 25. So लेकिन भी सुना सीधा ही. अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है, NPO आपने इतना डिटेल मेरे साथ किया है, जिन लोगों ने किया है, लास्ट का तो किया ही है, तो this is not a very. इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पहले उठा लिया था, because this chapter becomes easier for us. Illustration 25 कुछ ऐसी होगी बच्चों जिसके ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा 7,99,000. ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा 7,99,000. कोई नहीं, मेरे स्टेशन में पॉइंट कवर हो जाएगा. ये मैं बुक दे देता हूँ. किस किस के पास नहीं बुक है बच्चों? एक बार जो क्वेश्चन बच्चों मैं क्लास में अटेंड करता हूँ फोटो खींच के डाल देते हो ना ग्रुप पे, बाकी लोग कर देते हो ना. So मुझे ग्रुप का आज नंबर दे देना, मेरे पास आपका नंबर ही सेव नहीं है. मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा, बच्चों को नंबर एक बार सेंड कर देना. आई विल ऐड योर नंबर टू द ग्रुप. आपके पास बुक है? भाई के साथ एक फोटो खींच के नीचे कोई भी एक बच्चा प्लीज डाल जरूर देना. ओके, नेहा पढ़ेगी मेरे क्वेश्चन. पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 25. From the following balance of Sri Hari, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. ठीक है, आपने मुझे बच्चों क्या बनाने को बोला इस बार? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये मैंने कंबाइन बना दिया. कंबाइन इन द सेंस आप लोगों को मालूम है 1/3 पोर्शन ट्रेडिंग के लिए ले लिए क्योंकि उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादातर आती, और 2/3 P&L के लिए, और राइट हैंड साइड पे बैलेंस शीट. मतलब आप अपना पेपर में भी शीट ऐसे सेलेक्ट करें सो दैट यू डोंट हैव टू टर्न द पेजेस ऑल द टाइम, राइट? जैसे रीवर कैपिटल और बैलेंस शीट के लिए करते थे बच्चों. ठीक है. एंड थर्ड वन हमें क्या बनाना है बच्चों? बैलेंस शीट. सो फार तो लॉक कर दो, कर. और मेरा स्टाइल वही 12th वाला है, एडमिशन वाला. मैं पहले सारे अकाउंट्स बना लेता हूँ जैसे अभी बनाए. इफ यू सी NPO कुछ बच्चे तो कर ही चुके हो मेरे साथ. पहले अकाउंट बनाता हूँ. नाउ ऑलवेज स्टार्ट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिकॉज़ एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज more marks and every additional information is just like passing a journal entry and giving it. So that's why we always say every additional information has 2. Every additional information has
2 of x. Last question for today. Yes, करते हैं बच्चों, आगे बढ़ो उधर. Stock on 31st March 2016 was 96,000. मेरी बारी. बचपन में क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री सीखी थी? नहीं सर, भूल गए. चलो मैं सिखा देता हूँ. इतना तो पता ना क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आता है? Credit. और देखो मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा और सनी भाजी को याद कर लिया कि कहीं ऐड तो नहीं आनी उनकी इंडियन वेस्ट वाली, ये अंदर की बात है, बनियान की ऐड में आते ना वैसा बात, काम तो है नहीं उनके पास कोई. कहने का मतलब प्लीज याद करो, आज मैंने एक पॉइंट कराया था, गोवा अफेक्ट्स क्लोजिंग स्टॉक. वेला नहीं तो मैं शुरू में इतने सारे पॉइंट पूरा 1-1.25 घंटा लगा दिया, तो वो आपकी इस पूरे चैप्टर की बाइबल है एक तरह से. बाकी तो प्रैक्टिस जितनी मर्जी करा लो. मैं अब ये सोच रहा हूँ मैं इसको अंदर लिखूं या बाहर, वो डिपेंड करता है whether this question has a point related to goods on. देखो शायद सेकंड लास्ट पॉइंट है ना? Yes sir. इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया, इसलिए मैंने कह दिया फोटो खींच के कर देना. और भी बड़ी जगह पे कवर होगा बट यहाँ पे मेरा वो पॉइंट कवर अप हो जाएगा. Since I know there is an adjustment of goods on approval, और अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, it also affects my closing stock. मैंने क्या किया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी, और मैंने मन में गाना गाया 96 और मार्केट प्राइस whichever is यहाँ तो है नहीं. कई बार कुछ क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख के देखा नेट रियलाइजेबल वैल्यू 90,000, 96 और 90 whichever is, तो मैं 90 यूज कर दूंगा. 96 हटा 7 की बेटा, मुझे उससे कुछ नहीं ना, बट आज है ही नहीं तो ठीक है. कितना बचे, अंदर क्यों लिखा आपको पता है ना, बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट व्हिच विल अफेक्ट माय क्लोजिंग स्टॉक व्हिच इज गुड्स ऑन अप्रूवल कॉल्ड गोवा. चलो यहीं बैठे बैठे गोवा की फील आ गई, और क्या चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक सर आप ही रखो ऐसे ही फील आ गई. चल लिख दिया अंदर. अब प्लीज जिस पॉइंट की वजह से ये अंदर लिखा उस पॉइंट पे सबसे पहले जाओ ताकि गड़बड़ी ना हो. Goods invoice 10,000 was sent to customers on sale or return days on 28th March 2016. The customer still having the right to return the goods. मतलब they are sold on approval basis and they still have the right. It means this is not my actual sales actually. Yes. The rate of gross profit was 1/5 of the sale. अच्छा, कॉलेज में या स्कूल में कभी ऐसा पढ़ा 1/5 of sales is equal to 1/4 of cost. स्कूल हाँ COGS ratio में chapter में. हाँ Ratio में chapter. रेशियो में था बिल्कुल. कोई बात नहीं, बट मैं बचपन से ऐसे बोलता हूँ, पीछे भी किसी चैप्टर में बोला है छोटे से बड़ा प्लस, बड़े से छोटा क्या प्लस या क्या माइनस, जो न्यूमरेटर में होता है. कहाँ करना होता है, डिनोमिनेटर. अरे मैनेजर नहीं करते थे R/100 प्लस R, और मैंने कहा था कभी कभी R/100 माइनस R भी करना पड़ेगा. आज आपने प्रॉफिट रेशियो क्या बताया होता है, 1/5 ऑफ सेल्स. इधर लिख दिया मतलब मैंने 1/5 ऑफ सेल्स is also equal to, मैथमेटिक्स है 1/5 minus 1 of cost. रीजन मैं बता देता हूँ, मेरे सर ने जितना सिखाया था उतना ही बताऊंगा, अदरवाइज घर जाके एक्स लेके सॉल्व कर देना, पता लग जाए. ये बिग ये स्मॉल, सेल्स बड़ा होता है और कॉस्ट, और मेरे सर ने ये सिखाया था जब भी आप बड़े से छोटे में जाओगे तो माइनस, छोटे से बड़े में आओगे तो क्या प्लस है क्या माइनस, जो न्यूमरेटर में होता है. करना कहाँ होता है, डिनोमिनेटर. जैसे मैंने कमीशन होता था R/100 प्लस R या R/100 माइनस R. सो फार तो आज मैंने ये लिख तो दिया, बट इसलिए लिखा था कि मैं अभी से बता दूं. बट इस क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा था, गुड्स इनवॉइस्ड ₹10,000, यानी ये कौन सी वैल्यू दे रखी है. थैंक यू वेरी मच. मतलब मुझे इस बकवास की जरूरत, ये जो मैंने निकाला है ना, है ये होती, पता है कब होती, अगर मैं इनवॉइस वर्ड को क्या कर दूं, कॉस्ट. पता है क्यों, क्यों तो कॉस्ट है. सेल्स में से तो मुझे सेल वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल वैल्यू बनानी पड़ेगी ना. जैसे आज इसकी जरूरत तो नहीं है, बट इनवॉइस मतलब इन गुड्स की सेल्स वैल्यू कितनी है, इन पे प्रॉफिट कितना है, 1/5 मतलब 2000, तो कॉस्ट कितनी. और ये वही पॉइंट आ गया जैसे मैंने अपना ये था, मैंने डायरेक्ट दे दिया था, थोड़ी मेहनत की. ये जो गुड्स सेल्स और रिटर्न बेसिस पे बेचे गए हैं, इनकी सेल वैल्यू 10 है, बट इनकी कॉस्ट और 8 और 10 whichever is for the purpose of closing stock. दूसरी बात, is it my sale, are you my debtor. तो याद आ रहा है मैंने कहा था सेल्स बाद में देखेंगे कितनी है, उसमें से गोवा को क्या करना पड़ेगा, और if it is not my sales you are not my debtor, तो डेटर में से भी गोवा को क्या करना पड़ेगा, कितना, 10,000.
If this is not my sale, you are not my debtor. The goods lying with you are my stock to be valued at cost or market price, whichever is lower, 8 or 10, whichever is. lower, तो ऐड किया गोवा कितना? 8,000. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. जितना समझ आया उतना लिख दिया. तो क्लोजिंग स्टॉक के चक्कर में मैंने उसका नेक्स्ट पॉइंट भी उड़ा दिया. दिस इज हाउ आई डू, सो दैट मेरा एक पॉइंट जिसके चक्कर में अंदर लिखा था वो फिनिश हो जाए वंस एंड फॉर ऑल. यस मैम, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Stock destroyed by fire for 6,000 and the insurance company accepted a claim for 3,600. अंडरलाइन वर्ड एक्सेप्टेड है क्लेम, मतलब क्लेम एक्सेप्ट हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ. बड़ा आसान है. एंट्री सिखा चुका हूं. फर्स्ट एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेजेस. लॉस बाय फायर टू परचेजेस मतलब ट्रेडिंग में परचेज में से लॉस बाय फायर को क्या कर दूं? कितनी है वैल्यू 6,000. करके. उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एडमिट किया? 6,000. क्लेम एक्सेप्ट किया लेकिन पे नहीं किया. तो इंश्योरेंस क्लेम येट टू बी रिसीव. लेना बाकी है, देना बाकी है. ऐसे बना देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव. कितना? हम लुट गए तेरी मोहब्बत में. कितना? 2400. भाई 6,000 की कॉस्ट 600 रिकवर हो पा रहा है तो बर्बाद कितने से हो? P&L डेबिट को जो मैं बता रहा था एंट्री कितने से? 24. तो यहाँ लॉस बाय फायर कितना है? जनरल एंट्री इसलिए तो दिखाई थी ताकि एंट्री मन में सोचना, पोस्टिंग मैं करके दिखा दूंगा. एंट्री नंबर 1 LBF टू परचेज. एंट्री नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अगेन लॉस बाय फायर. हो गए मेरे दो इफेक्ट्स. चेक स्प्लिट करके हुए बट दो इफेक्ट. सो फार सो गुड. अब नेक्स्ट एंट्री जो होती है बैक टू इंश्योरेंस कंपनी में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि क्लेम एक्सेप्ट हुआ है लेकिन रिसीव. सो फार सो राइट. आगे चलते हैं बच्चों. 15,000 paid as rent of the office was debited to landlord account and was included in the list of debtors. हाँ शेम. पहले बताओ डेटर्स कितने हैं? ट्रायल बैलेंस में देख के बताओ डेटर्स कितने हैं. 80,000. बट वो गोवा को माइनस करने के बाद बचा कितना? 70. वो भी गलत क्योंकि इसमें आपने वो दिखा रखा है क्या? ये पॉइंट कर रही थी 16,000 क्या है? 16,000. किस चीज का? रेंट टू लैंडलॉर्ड. अरे भैया जब आप रेंट पे करते हो लैंडलॉर्ड हो चाहे लैंडलेडी हो तो मेरा एक्सपेंस है और आपने उसे डेटर बना दिया. सही है गलत? तो डेटर में से और रेंट में इन द P&L अकाउंट. क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं उसे फैक्ट्री रेंट नहीं मानूंगा. आई विल ट्रीट इट एज ऑफिस. आई विल ट्रीट इट एज ऑफिस. तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों? भगवान हमारा भला करे. माइनस रेंट रॉन्गली इंक्लूडेड कितना? और साथ के साथ मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊँ P&L में रेंट कितना है P&L में. अभी मैं ढूंढो, टाइम मत वेस्ट करो. रेंट वर्ड लिख के छोड़ दो और उसके बाद लिख दो ऐड रेंट रॉन्गली इन डेटर्स. जब रेंट P&L वाला आएगा लिख दूंगा, नहीं होगा तो 0 + 1600 कर दूंगा. सिंपल. अभी उसको ढूंढने में टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस को एक बार तो देखना ही पड़ेगा एंड पे. उसी में देखो. अभी मैं एडजस्टमेंट पे फोकस कर रहा हूं. उससे रिलेटेड कुछ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो साथ साथ लिखता जाओ. यस मैम. नेक्स्ट. Write off further bad debts 4,000. Maintain 5% provision for bad debts on debtors. ये पॉइंट छोड़ के इसके आगे देखो डेटर से रिलेटेड और कुछ सुनिए. 1 month salary was outstanding. देखो इसके बाद सिर्फ बचा सैलरी. बस कहने का मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ. आज मेरी किस्मत अच्छी है. ये क्वेश्चन तुच्चा था. तुच्चा मतलब डेटर के अगेंस्ट जो भी रेक्टिफिकेशन थी वो ऑलरेडी हो चुकी है. जानबूझ के ये बैड डेट वाला पॉइंट पहले देंगे और रेंट वाला पॉइंट और मैं जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दूंगा. तो तभी करके मैंने अपने नोट्स में उल्टा सीधा कराया आपको. सो मुझे अपना बैड डेट्स या प्रिवेंट फॉर बैड डेट कैलकुलेट करने से पहले एक बात की गारंटी ले लेनी है अपने आप से. वो गारंटी क्या? कि पहले रेक्टिफिकेशन हो जाए. चाहे वो पॉइंट पहले दिए चाहे बाद में दिया, बट पहले सॉल्व कौन सा करूंगा? रेक्टिफिकेशन. उसके बाद बारी आएगी बैड डेट्स की. बताओ पत्थर बैड डेट कितना? 4,000 बच गया 64,400. बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 5%. और वो 5% सबको पता है किस पे आएगा? 64,400. और अभी हमारे पास बच गया 780.
64,400 था ना बच्चों। उसके बाद अब सबसे पहले आप मुझे बताओ बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कितने? 6,000. ओल्ड वाले ना हाँ. और न्यू वाले बैड डेट्स 4,000. और न्यू प्रोविजन इस बार इकट्ठा शीट निकाल के क्या दिक्कत है? अभी निकाला 3,2 और ओल्ड प्रोविजन है क्या? नहीं. अगर होता तो माइनस कर देता। स्कूल टीचर कहती है कि वहाँ क्रेडिट पे लिख दो, बात एक ही है, दिखा दिए इकट्ठा 13,220। सुनना मेरी बात, हो सकता है आपको इस बुक में कैसे दिखे 10 अलग और 3,220 मैंने दोनों तरीके से पहले अलग बताया था, जैसे मर्जी प्रेजेंट करो, इट्स योर विश। आपको समझ आना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप ऐसे करो। मेरा लेटर का पार्ट पे फिनिश। नेक्स्ट 1 month salary was outstanding. लेट अस अज्यूम ये पॉइंट है ही नहीं, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट है ही, हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये नहीं भी होता तब भी ये करना पड़ता है। इसी को मैं कहता हूँ ट्रायल बैलेंस आइटम है until they result into so on. Once all, मान लो ये पॉइंट नंबर 6 नहीं है मुझे इस क्वेश्चन में, एंड लेट मी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। वंस ऑल माय एडजस्टमेंट्स आर डन, मैंने तो बचपन से एक ही सीखी है, डेबिट में दो ही चीजें होती हैं, एसेट या एक्सपेंस, और क्रेडिट में भी दो ही चीजें होती हैं, तो लायबिलिटी या फिर चार ही तो चीजें हैं बिजनेस में यार, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम। एसेट्स भी डेबिट होते हैं और एक्सपेंस भी डेबिट, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में जो मिलेगा या तो वो एक्सपेंस है या फिर, और क्रेडिट में जो मिलेगा या तो लायबिलिटी है या फिर unless and until it results into, but they will have one effect जब तक implied effect नहीं आएगा। अब एक एक करके रिदिमा फटाफट से मुझे सबसे पहले आपके पास डेबिट कॉलम की फिगर दी है, आप पढ़ के सुनाती रहो, मैं लिखता रहता हूँ। Opening stock 70,000. ये लिख दिया मैंने बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 70,000। नेक्स्ट Plant and machinery 50,000. आज उस पे डेप ही नहीं आई, नहीं सुना सही, जब आएगी तो देख लेंगे, इसलिए बाहर लिख दिया सीधा, क्या दिक्कत है भाई, डेप का पॉइंट ही नहीं है, क्या करूं, होगा या तो पहले ही हो चुका होगा, तभी तो डेप का पॉइंट नहीं है। डेप्रिसिएशन रेट कहाँ है, कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट Rent 3,000. रेंट ये यहाँ जगह छोड़ी हुई थी, लिख दिया प्लस 1,600 46। Depreciation of plant and machinery 5,000. और देखो ट्रायल बैलेंस आइटम है, 1,900. अब उसको प्लान में से माइनस करने की जरूरत है, क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है. हाउ मच। 5,000. नेक्स्ट Drawings 40,000. ड्राइंग रिड्यूसेस, Capital. लेट्स डू इट। नाइकी कहता है जस्ट डू इट, हम कहेंगे लेट्स डू इट। ड्राइंग्स कितनी बोली आप? 40,000. नेक्स्ट Wages कितनी बोलते हैं? 20,000. और अब तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, सीधा बाहर लिख दो। नेक्स्ट Income tax. इनकम टैक्स Drawing. treated as drawing and drawing reduces, Capital. it is drawings in the form of tax। कितना मतलब? 2,000. नेक्स्ट Salary for 11 months. साल में महीने कितने होते हैं? 12. ये तो 11 महीने की है, इसका मतलब 1 महीने की हमने दी नहीं है, that is called implied adjustment। नीचे लिखा है तब भी यही मतलब है, नहीं लिखा था तब भी यही मतलब है, क्योंकि उस गोंदू ने 11 मंथ लिख के वैसे ही क्लियर कर दिया है। ओके, पहली बात आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस का क्या होती है, लायबिलिटी। ये कितनी सैलरी है? हाँ 11,000. ये सैलरी कितनी है? 11,000 कितने मंथ्स की? 11 months. तो 1 मंथ की कितनी? 1,000. कई बार टीचर बोलो दिस इज व्हाट 10 मंथ्स, तो डिवाइड बाय 10 और इनटू 2, क्योंकि साल में महीने तो 12 ही हैं। 10 महीने की पे की है तो आउटस्टैंडिंग कितनी? 2 महीने की, तब यूनिटरी मेथड से 2/10 हो जाएगा, होने दो ना। यू सिंपली अप्लाई योर यूनिटरी मेथड कि दिस सैलरी इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 11, साल में महीने होते हैं 12, तो 1 मंथ की कितनी? 1/11। यहीं पे मान लो लिखा होता 10 मंथ्स, तो मैं कहता दिस 11,000 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स, so divide by 10, that will give you 1 month, but I want for, because साल में महीने तो 12 हैं, तो आउटस्टैंडिंग 2 महीने का आ जाता है। अब 1 महीने का आया कितना? और ये तो बचपन से सीखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, अभी एनपीओ में भी तो सीख रहे थे, अब कर देंगे तो कौन सी दिक्कत है। सैलरी कितना है बच्चों? 11 और आउटस्टैंडिंग एट द एंड which is now next Cash 5,000. cash is an asset। next Building 1,60,000. building is an asset। next 1 lakh। 60,000. okay next Depreciation on building
सर आउटस्टैंडिंग सैलरी टैग बैलेंस में देखते सर वो बैलेंस शीट में जाता है सर। यस सर, क्योंकि बैलेंस शीट में होने का मतलब हम सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री ऑलरेडी पास, वो सैलरी में ऑलरेडी ऐड, तभी तो कहते हैं ट्रायल बैलेंस आइटम आएगा अभी आगे पॉइंट। यही मान लो लिखा होता है ऐसे, सैलरी 11 और आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में 1, तो उसका सिर्फ लायबिलिटी बनता है, उसे सैलरी में ऐड करके दिखाने की जरूरत। दिस इज व्हाट वी मीन दैट ट्रायल बैलेंस आइटम है। इस बार वो दिया ही नहीं, हमने खुद ढूंढ के निकाला है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट वाला, इट इज हैविंग अ एम्प्लॉयर एडजस्टमेंट। यहाँ तक है टू चा पॉइंट 6 पे लिखा भी हुआ है, नहीं भी लिखा होता मुझे यही सब करना पड़ता, नहीं भी लिखा होता मुझे यही सब करना पड़ता, मुझे 5 मिनट और लगेंगे बेटा। हाँ सेंटर पे ठीक है बेटा, ओके। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना? 8,000. 8,000। नेक्स्ट Purchases 3 lakh. परचेजेस यहाँ लिखे बेटा 3 लाख। Debtors 18 हो गया. डेटा का तो पॉइंट Bill पहले ही हो। receivable 30,000. बिल रिसीवेबल फॉर बिजनेस Asset कितना? 30,000. नेक्स्ट Discount. डिस्काउंट डेबिट में है क्रेडिट? Debit. तो अलाउड क्रेडिट में है तो Receipts. डेबिट है तो एक्सपेंस, क्रेडिट है तो डेबिट। सॉरी ये डिस्काउंट अलाउड, डिस्क अलाउड 2,000. सर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता होने दे, है तो मेरा वो लॉस है नहीं, लेकिन उसका ऑर्डर का होता है, प्रोविजन पहले लेते हैं, डिस्काउंट पहले लेते हैं। पहले उसके बाद just ये मैंने नोट पे लिखा है बैड डेट्स, प्रीमियम फॉर बैड डेट एंड देन Provision for discount. आएगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, टेंशन मत लो। Carries inwards. व्हिच इज द डायरेक्ट एक्सपेंस और कैरिड आउटवर्ड। Indirect. ओके, कैरिड इनवर्ड कितना? 4,000. नेक्स्ट Bad debts. मेरा बैड डेट का पॉइंट हो गया ऑलरेडी। Sales return. सेल्स में से माइनस सेल रिटर्न कितना? 3,000. सेल रिटर्न का दूसरा नाम Return inwards. याद रखना। यस नेक्स्ट Credit side. Capital. क्रेडिट या तो लायबिलिटी या फिर Income. इनकम, और इस चैप्टर में सेल्स को छोड़ के जितनी भी इनकम है सारी इनडायरेक्ट कहलाती है, आईपीएल मतलब पीएनएल में। रेवेन्यूज अदर देन सेल्स विल बी रिकॉर्डेड थ्रू पीएनएल अकाउंट। यस Capital 2 lakh. नेक्स्ट Wages outstanding. आगे वही पॉइंट जो आप पूछ रहे थे। अब क्या वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करूं? और देखो मैं शाना हूं, मैं पहले ही उसको बात लिख दिया था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से उठा रहा हूं तो अब इसके अगेंस्ट कोई भी एडजस्टमेंट, और इसका मतलब क्या है, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वाली वेजेस एंट्री पास हो चुकी है और इस वेजेस में ऑलरेडी ऐड हो चुका है. आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना होता है? 4,000. नेक्स्ट Sales कितना? 5 lakh. नेक्स्ट Creditors क्रेडिटर्स कितना होता 45,000. है? सॉरी नेक्स्ट Bill payment. बिल Payment. पेबल ना हाँ. कितना? 16,000. नेक्स्ट Discount. अब तो क्रेडिट वाला और सेल्स को छोड़ के सारे रेवेन्यू कहाँ जाते हैं? पीएनएल। कितना डिस्काउंट है? 12,000. 12,000। Bank overdraft. वेजेस लायबिलिटी, इसके साथ कोई परसेंटेज तो नहीं लगी? नहीं. बच गए, मतलब एम्प्लॉय एडजस्टमेंट। बैंक और कितना मतलब? 9,000. 9,000। ओके, Commission. क्रेडिट में डेबिट? Credit. रिसीव डेबिट में होती तो पे। अब रिसीव्ड एज दैट्स रेवेन्यू। 8,000. नेक्स्ट Purchase return. परचेज में से माइनस कितना? 5,000. बस. तो ग्रॉस प्रॉफिट बुक से चीटिंग लगवाना था। 2,08,000. मैं मान रहा हूँ कि मैंने सब कुछ ठीक ही किया, मैं बॉन्ड हूँ, अभी पता लग जाएगा कितना बॉन्ड। नेट प्रॉफिट बताओ कितना? चीटिंग मार रहा हूँ। 1,80,780. 180 780. ऐड नेट प्रॉफिट, जैसे वहाँ सरप्लस ऐड करते थे, और अब मेरी बैलेंस शीट अगर टैली हो गई तो मैंने बोले चीटिंग मारी है, तो चीटिंग सक्सेसफुल है नहीं तो फ्लॉप। किसी का कैलकुलेटर करना बच्चों। एक शॉट, एक 3, 8, 7 413,780। चलो एसेट साइड भी कर देते हैं, लगेगा
हाँ बेइज्जती होगी। नहीं होगा सर। कुछ मिस किया गया मैंने? एक सेकंड। 160, 52, 10, 36, 14,000 ना, प्लस 14 दिया मैंने 90 और 413783। कौन बोला से नहीं होगा? मैथ्स और डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। आंसर आने के बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। आज दिन मेरा अच्छा है, आज मैं पूरे मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आज होमवर्क चेक नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइम एनपीओ का होमवर्क भी चेक करूँगा और आज वाला भी करूँगा। आज